वहां पर मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। आज भी पाकिस्तान की आर्मी बहुत इन्फ्लुएंशियल है, हर डिसीजन लेने में उसका इंपॉर्टेंट रोल है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, हर चीज में पाकिस्तान आर्मी का इंटरफेरेंस है। बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, बहुत ऑप्शंस हैं। हमारे यहाँ जो छुटभैये नेता हैं गली मोहल्ले के, जो रोज विधायक जी को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं, उनका तो करियर ही खत्म हो जाएगा भैया। कि जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम पर भारत के अंदर ऐसे नेता थे जो भारत को संभाल सकते थे, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो, जवाहरलाल नेहरू हो। भारत में अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो ऐसे ही डिसीजन नहीं लिया गया कि मोदी जी सुबह उठे कि अच्छा चलो ये काम कर लेते हैं, नहीं भैया। सो हेलो हाय, क्या हालचाल एवरीवन, माय नेम इज गौतम लखानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू रीस्टार्ट विद मोशन। सो आज के इस क्लास में, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th सिविक्स का पहला चैप्टर, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। यानी कि आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में और देखेंगे, समझेंगे कि व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, जब बात आती है सोसाइटी की, समाज की और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, तो आप सब जानते हैं कि आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले कोई डेमोक्रेसी के बारे में सोचता नहीं था। राजशाही होती थी, राजतंत्र होता था, यानी कि मोनार्कियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते थे जहां पर राजा जी हैं। तो ये जो राजतंत्र से लोकतंत्र की कहानी है वो आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर मेरे साथ देखी थी। अगर नहीं देखा अभी तक वो सेशन तो जरूर देखिए, बिकॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जरूर देखिएगा पहले। अब बात आती है जब डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, तो यहां लोकतंत्र के अंदर हम समझेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और आसपास के कुछ देशों के बारे में भी जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे सेशन की तरफ चलते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिलेगा, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल द नोट्स, समरी नोट्स चैप्टर के आपको अवेलेबल रहेंगे। तो देखिए क्या है कि जब बात आती है आज के समय की सोसाइटी की, आज के समय आपको दो तरह के गवर्नमेंट्स देखने को मिलते हैं। एक तरफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, दूसरी तरफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो इंडिया, भारत एक लोकतंत्र है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप सब जानते हो। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की, तो आज भी कुछ देश हैं जहां पर हेरिडेटरी रूल या कहें राजशाही चल रहा है, जैसे कि सऊदी अरब हो गया अपना, फादर सन। तो कुल मिलाकर के आज भी हमको डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो समझेंगे सबसे पहले कि भैया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की क्या अपनी इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की बात आती है तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या। जब हम कह रहे हैं भैया लोकतंत्र, लोकतंत्र, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं हम, है ना, तो ये डेमोक्रेसी का मतलब क्या। अब इन भाई साहब को अगर आप नहीं जानते तो मैं इनके बारे में पहले आपको बता देता हूं। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं, अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही, या ये कहूं कि डेमोक्रेसी की एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन इन्होंने यहां पर दी। क्या कहा भाई साहब ने? इन भाई साहब ने कहा कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी कि पीपल के ऊपर इतना जोर दिया है। किसके ऊपर? पीपल। ये जो पीपल है, अगर आप देखो तो इस पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज है, इस पर ही सबसे ज्यादा जोर है। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि डेमोक्रेसी इज पीपल्स गवर्नमेंट। लोकतंत्र, नाम में ही पता लग रहा है ना बच्चा, लोक मींस व्हाट? पीपल। तो लोकतंत्र है भाई, क्या है? लोकतंत्र। तो जब बात आती है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल की, तो इसका मतलब क्या, थोड़ा वो इसके अंदर हम समझेंगे। तो जब सिंपल डेफिनेशन की बात आती है, सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल।
यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या हो रहा है कि जो रूलर्स है दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अरे जस्ट 1 मिनट गाइस, पेन के साथ कुछ दिक्कत है क्या? हाँ ठीक है। सो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर जो रूलर्स है, रूलर्स का मतलब कौन? जो नेता लोग हैं। भाई आज के समय पर नेता ही तो राजा है, बैठा है फॉर्च्यूनर के अंदर चल रहा है पूरे रुतबे के साथ, तो कौन है? राजा ही तो है। पहले राजा भी ऐसे ही चलते थे अपने साथ लोगों को लेकर के कि चलो भैया। तो जब बात आती है रूलर्स की, तो यहां पर अगर हम देखें डेमोक्रेसी के अंदर, तो जो रूलर्स है फर्क इतना आ गया कि दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लोग उनको चुन रहे हैं, लोग उनको इलेक्ट कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो पीपल का रोल है, लोगों का रोल है, वो अपने आप में यहां पर काफी ज्यादा क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चा। साथ ही साथ जब बात आती है डेमोक्रेसी की, तो अगर आप इस गवर्नमेंट इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो तो डेफिनेशन क्या कह रही है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो कहीं ना कहीं ये जो अबव डेफिनेशन है, ये अबव डेफिनेशन डेमोक्रेसी को बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से अलग कर रही है, जो कि क्या है? नॉन डेमोक्रेटिक है। जैसे कि क्या? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें समझें तो देखो, म्यांमार जो कि हमारा एक पड़ोसी देश है, वहां काफी लंबे समय तक क्या रहा? आर्मी रूल रहा, आज भी आर्मी रूल है। वहीं दूसरी तरफ जब बात आती है चिले की, तो चिले के अंदर भी क्या रही? डिक्टेटरशिप रही। साथ ही साथ जब हम मोनार्कियल सिस्टम की बात करते हैं, तो मोनार्कियल सिस्टम सऊदी अरब का एग्जांपल ले लो। सऊदी अरब में क्या है? यही है भैया, पापा बेटा अपना क्या कर रहे हैं? रूल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेसी, मोनार्की और डिक्टेटरशिप के अंदर डिफरेंस क्या होता है, बिकॉज काफी सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, जब बात आती है डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या देख रहे हैं? डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो लोग हैं, पीपल, व्हाट दे आर डूइंग, दीज पीपल आर इलेक्टिंग देयर लीडर्स। ये लोग अपने लीडर्स को क्या कर रहे हैं बच्चा? इलेक्ट कर रहे हैं, चुन रहे हैं। यानी कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो भी नेता लोग हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज पीपल्स गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है? पीपल्स गवर्नमेंट है। वहीं दूसरी तरफ जब बात आती है मोनार्की की, तो मोनार्की के अंदर क्या हो रहा है? मोनार्की के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि मोनार्की इज बेसिकली बेस्ड ऑन हेरिडेटरी रूल। मोनार्की किस पर बेस्ड है? हेरिडेटरी रूल। हेरिडेटरी रूल का मतलब क्या? कि भैया पापा जी के बाद बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो डेमोक्रेसी क्या करती है? डेमोक्रेसी इसी का खंडन करती है। डेमोक्रेसी कहती है कि अब पापा के बाद राजा नहीं, अब लोग राजा हैं, ये लोग चुनेंगे लीडर्स को। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं डिक्टेटरशिप की, तो डिक्टेटरशिप के अंदर देखो क्या हो रहा है? डिक्टेटरशिप के अंदर देयर इज अ पर्सन, एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति आर्मी की मदद से, कह लीजिए, पूरे के पूरे देश पर कंट्रोल करके बैठा है। यानी कि ये जो व्यक्ति है डिक्टेटरशिप के अंदर, इस व्यक्ति के पास पावर है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पावर, जो पावर इसके पास है, उस पावर के बेसिस पर ही ये क्या कर रहा है? जोर के बेसिस पर ये पूरे के पूरे लोगों को कंट्रोल कर रहा है। तो जब भी डिक्टेटरशिप की बात आती है, तो डिक्टेटरशिप में हम अक्सर देखते हैं कि जो व्यक्ति आर्मी के ऊपर अपनी इंफ्लुएंस रखता है ना, वही क्या कर पाता है? देश के ऊपर रूल कर पाता है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा, न्यूज में देख रहे होगे आजकल, बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ कि आर्मी ने ही, जो आर्मी जनरल है, उन्होंने ही वहां के प्रधानमंत्री को भागने पर मजबूर कर दिया। ऐसा ही सिमिलर एग्जाम्पल पाकिस्तान में भी हो चुका है पहले, जैसे हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे, तो ध्यान से बने रहिएगा। तो ये एक डिफरेंस है डेमोक्रेसी, मोनार्की और डिक्टेटरशिप के बीच में। तो मोनार्की में हम क्या देख रहे हैं? देयर इज अ हेरिडेटरी रूल, यानी कि फादर के बाद सन ही क्या होता है? मेजॉरिटी राजा बनता है। बट डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं है। डिक्टेटरशिप में एक व्यक्ति है जिसके पास आर्मी पावर है, या कहें आर्मी की इंफ्लुएंस है, वही राजा बनेगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है डेमोक्रेसी, मोनार्की और डिक्टेटरशिप के अंदर। अब जैसे कि हम लोग यहां पर बात कर रहे थे किसके बारे में? वी पीपल वर डिस्कसिंग अबाउट द डेमोक्रेसी।
तो डेमोक्रेसी के फीचर्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेमोक्रेसी की जब बात आती है तो अक्सर डेमोक्रेसी में हम क्या देखते हैं कि भैया नेताजी हाथ जोड़े खड़े हैं। खड़े वो इलेक्शन के टाइम पर, ये 5 साल गायब हैं भाई साहब, बट एटलीस्ट आते तो हैं, हाथ तो जोड़ते हैं। अब राजा से उम्मीद कर सकते हो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेगा? मारेगा खींच के दो। तो जब बात आती है डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी के अंदर सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का, दैट इज मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। डेमोक्रेसी के अंदर क्या हो रहा है कि जो रूलर्स हैं, जो लीडर्स हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड ये रूलर्स क्या कर रहे हैं? डिसीजन ले रहे हैं हमारे बिहाफ पर। तो ये नेताजी को पावर किसने दी है? हमने दी है डिसीजन लेने की। सेकंड, जब बात आती है यहां पर इंपॉर्टेंट फीचर की, सो दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या देखते हैं? देयर आर इलेक्शंस। क्या हो रहे हैं? इलेक्शंस हो रहे हैं, और ये इलेक्शंस इंश्योर करते हैं कि लोगों के पास एक पॉलिटिकल चॉइस हो। लोगों के पास क्या हो? एक पॉलिटिकल चॉइस हो कि अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहा तो इसकी जगह किसी दूसरे को ले आओ भैया, 5 साल आए अपने पास। वरना सोचो, अगर कोई राजा बन गया और बैठ गया सिर पे चढ़ के लुई 16 जैसा, क्या करेगा तुम्हारा हाल? टैक्स ही टैक्स लेगा बस। तो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन जो है वो इंश्योर करता है देश के अंदर एक पॉलिटिकल कंपटीशन बना रहे और पॉलिटिकल चॉइस लोगों के पास हो। साथ ही साथ 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू हमें देखने को मिलती है। तो चाहे आप अंबानी हो या चाहे आप एक ऑर्डिनरी सिटीजन हो, चाहे गौतम लखानी हो या गौतम अडानी हो, एक ही वोट है भैया। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो यहां पर हर किसी इंडिविजुअल के पास 18 साल से ऊपर का कोई भी है, मेल है, फीमेल है, अमीर है, गरीब है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, उसके पास क्या है? अपॉर्चुनिटी है कि वो भी क्या कर सकता है? अपना नेता चुन सकता है। सो डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल इक्वालिटी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, दैट इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स। तो डेमोक्रेसी के अंदर वी फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान है, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन गेव सर्टेन राइट्स टू अस, सर्टेन पावर्स टू अस। वो संविधान हमें कुछ राइट्स दे रहा है, कुछ अधिकार दे रहा है, कुछ पावर दे रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। तो ये 4 सबसे बड़े, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं किसके? डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के। द फर्स्ट फीचर इज मेजर डिसीजंस टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। सेकंड इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। थर्ड इज 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, एंड फोर्थ इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स। ये हमने एक ओवरव्यू तो ले लिया कि भैया क्या क्या है। अब इनके अंदर थोड़ा डीप डाइव करते हैं, हर एक फीचर को ध्यान से समझते हैं। चलिए हटा दें इनको, ठीक है। तो देखो क्या बात है कि जब बात आती है डेमोक्रेसी की, तो सबसे पहला फीचर हमने क्या पढ़ा? डेमोक्रेसी के अंदर सबसे पहला फीचर हम लोगों ने यह पढ़ा कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो किन लोगों के पास है? वो उन लोगों के पास है विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि जो हमारे नेता लोग हैं, उन लोगों के पास है डिसीजन लेने की पावर। अब खुद सोचो ना, मान लो अगर देश के अंदर कोई डिसीजन लेना है, अब एक तो देश हमारा, अगर कोई छोटा मोटा होता तो बात बन भी जाती। हमारा जहां पर 145 करोड़ लोग रह रहे हैं भैया, अब 145 करोड़ लोगों को साथ बिठाना, डिसीजन लेना अपने आप में बहुत बड़ी सिरदर्दी है। घर पे ये तो डिसाइड हो नहीं पाता मम्मी के सामने कि खाने में क्या बनाना है, और डिसीजन लेंगे बैठ के, है ना। तो इसीलिए हमने क्या करा, हम लोगों ने इन लीडर्स को इलेक्ट कर लिया कि भैया देखो, हम तो घर पे क्या बनाना है ये डिसाइड करेंगे, देश में क्या करना है वो तुम देखो। तो जब बात आती है यहां पर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के बारे में शुरू करते हैं। जो सबसे निकम्मा पड़ोसी है, शुरुआत उसी से करेंगे, फिर बाकियों पर आएंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर देखो क्या हुआ कि 1999 में पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कू हो गया। मिलिट्री कू का मतलब क्या कि वहां पर मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया, जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। उस टाइम पर जो वहां के आर्मी जनरल थे,
जनरल परवेज मुशर्रफ, ये भाई साहब क्या टोपी लगाए बैठा है, पूरे पाकिस्तान को टोपी पहना दी इसने। तो जब बात आती है जनरल परवेज मुशर्रफ की, इसने क्या करा, जो डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार थी, जिसको लोगों ने चुना था, उसको हटा दिया और खुद चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया देश का। यानी कि इस बंदे ने क्या करा, इस बंदे ने जो चुनी हुई सरकार थी, नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी, हटा दिया उसको और क्या कर दिया, खुद यहां पर जो है देश का चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया। फिर 2001 में 2 साल बाद ये पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन जाता है। कोई चुनाव नहीं हुए, कुछ नहीं, अपने आप ही कह रहा चीफ एग्जीक्यूटिव मजा नहीं आ रहा, प्रेसिडेंट बना दो। तो 2001 में ये क्या बन गया, प्रेसिडेंट बन गया। वहीं अप्रैल 2002 के अंदर इसने क्या करवाया, एक रेफरेंडम कराया और उस रेफरेंडम के अंदर खुद को 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया कि भैया 5 साल मैं ही बना रहूंगा। अब ये रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम इज बेसिकली कि जब आप देश की जनता के सामने कोई इशू रखो, कोई टॉपिक रखो कि क्या करना चाहिए, और देश की जनता उस पर आपको क्या दे, वोट के थ्रू अपना एक तरीके से ओपिनियन के सामने रखे। अब कई लोगों का कहना है कि ये जो रेफरेंडम हुआ था, कहना क्या हुआ ही था, ये जो रेफरेंडम हुआ था ये पूरी तरीके से रिग्ड था। रिग्ड होने का मतलब क्या कि इन भाई साहब ने सब का सब अपने ही वोट, अपना ही सिस्टम, सब अपना ही काम करा हुआ था ताकि 5 साल का एक्सटेंशन करा जा सके इनके उसको। तो 1999 में मिलिट्री कू हुआ, 2001 में भाई साहब प्रेसिडेंट बने और 2002 में कहने लगे कि 5 साल अभी और रहूंगा, टेंशन ना लो। तो ये जो कहानी है यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए हमारे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम यहां पर यह देखते हैं कि अगस्त 2002 के अंदर, यानी कि 5 साल का जो एक्सटेंशन हुआ, उसके बाद इन्होंने क्या करा, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास करा और इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ने पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, उसको बदल दिया, उसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया। तो क्या किया इन्होंने यहां पर, इन्होंने यह करा कि भैया जो प्रेसिडेंट है वो अब नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर सकता है। यानी कि देश के अंदर जो चुनी हुई सरकार है, जो पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स बैठे हैं, जो स्टेट असेंबलीज हैं, जैसे हमारे यहां होता है ना, अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो ये प्रोविंशियल का मतलब वही है। जैसे हमारे यहाँ क्या, यूपी में योगी जी है ना, और उसके अलावा उत्तराखंड के अंदर धामी जी, तो अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, वहां पर अलग अलग विधायक हैं, एमएलएज हैं। तो इस ऑर्डर ने, 2002 के ऑर्डर ने क्या करा कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर दे, यानी कि लोगों के द्वारा चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हटा दे। वाह भाई वाह। इसके बाद इसने क्या करा, इसने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अपने जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, इसके जो इसके चमचे थे, उनको भर दिया। और अब क्या है कि यही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सारे के सारे डिसीजंस लेगी। यानी कि मुशर्रफ अपने चमचों के साथ बैठ करके देश के अंदर डिसीजन लेगा और जिन लोगों को, जिन लीडर्स को आम जनता ने चुना था, लोगों ने चुना था, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर भेजा था, उनको खत्म कर दिया, डिसमिस कर दिया गया। तो जैसे ही ये लॉ पास हुआ तो कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं कि नाम के लिए इलेक्शंस भी कराए गए, जो लोग इलेक्टेड थे उनको कुछ पावर भी नहीं दी गई। सारी की सारी पावर किसके पास है, मुशर्रफ भाई साहब के पास है। तो बताओ जरा कमेंट सेक्शन में मुझे कि क्या यहां पर फाइनल डिसीजंस लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं? नहीं ले रहे भैया, मुशर्रफ ले रहा है डिसीजन। मुशर्रफ का जो मन करे वो कर रहा है, एंड वो आर्मी के बेसिस पर ये कर रहा है, आर्मी की पावर पर ये कर रहा है। तो जब बात आती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के केस में हम क्या समझते हैं? पाकिस्तान के केस में हम सीधे तौर पर यह समझते हैं कि जो 2002 के अंदर वहां पर गवर्नमेंट थी,
उसको हम पीपल्स रूल नहीं कह सकते। उसको हम पीपल्स रूल क्यों नहीं कह सकते बच्चा? उसको हम पीपल्स रूल इसीलिए नहीं कह सकते क्योंकि वहां पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर, उनके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग की पावर थी ही नहीं। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजंस। मुशर्रफ वॉज टेकिंग द फाइनल डिसीजंस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल फाइनल डिसीजन ले रही थी, ये कुछ नहीं कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आर्मी ऑफिशियल्स के पास, मुशर्रफ के पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो नॉन इलेक्टेड है उनके पास क्या है? डिसीजन मेकिंग पावर है। देखो, जब बात आती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान आज जिस हालत पर खड़ा है ना, वो उसकी आर्मी की वजह से खड़ा है, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से खड़ा है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट। भारत एक ऐसा देश है जहां पर इंडिपेंडेंस के बाद से ही जो पॉलिटिकल लीडरशिप आई, जो आर्मी लीडरशिप आई, दे वर वेरी 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 फोकस्ड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। उन्होंने हमेशा राष्ट्र हित को आगे रखा, ना कि इंडिविजुअल हित को। ये सब इंडिविजुअल है। ये देश ही जब एक इंडिविजुअल की वजह से बना, तो वहां तो यही होगा भाई फिर। तो जब बात आती है पाकिस्तान आर्मी की, तो पाकिस्तान आर्मी और उसके ऑफिशियल्स, उसका जनरल मुशर्रफ सारे डिसीजन ले रहा है बैठ के, और ये क्या कर रहे हैं? ये ताली बजा रहे हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हमारी जान बचा दो बस, हमें छोड़ दो बस। एंड ये आज भी चल रहा है। आज भी पाकिस्तान की आर्मी बहुत इंफ्लुएंशियल है, हर डिसीजन लेने में उसका इंपॉर्टेंट रोल है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, हर चीज में पाकिस्तान आर्मी का इंटरफेरेंस है। तो ये था पाकिस्तान, और पाकिस्तान से हमने समझा कैसे वहां पर सरकार तो बनी, बट जो इलेक्टेड लीडर्स थे, दे वर नॉट हैविंग एनी पावर रिगार्डिंग द फाइनल डिसीजंस। और कौन ले रहा है फाइनल डिसीजन? नॉन इलेक्टेड पीपल, मुशर्रफ और उसकी आर्मी ऑफिशियल्स। तो पाकिस्तान से पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि डेमोक्रेसी के अंदर जरूरी क्या है? डेमोक्रेसी के अंदर जरूरी है कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर हो वो इलेक्टेड लीडर्स के पास हो, वो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के पास हो। इसके बाद जो हम लोगों ने सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ा था, दैट वाज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। डेमोक्रेसी का फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। ये फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन हम लोगों को चॉइस देता है, पॉलिटिकल चॉइस, कि भैया अगर राहुल गांधी नहीं तो नरेंद्र मोदी, और अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो राहुल गांधी। मतलब वी हैव दैट चॉइस, नॉट इवन राहुल गांधी, कोई भी हो सकता है, मोदी जी के अलावा और भी कोई हो सकता है। तो ये क्या कर रहा है यहां पे? हमें एक पॉलिटिकल चॉइस दे रहा है। बट एक और हमारा बहुत ही निकम्मा पड़ोसी है जिसका नाम है चाइना, उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले सबसे बड़े निकम्मे को निपटाया, पाकिस्तान को। अब दूसरे बेकार पड़ोसी की बात करेंगे, दैट इज चाइना। देखो, जब बात आती है डेमोक्रेसी की, तो एज आई टोल्ड यू कि डेमोक्रेसी इज बेसिकली बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जहां पर लोग अपने नेताओं को चुन सकें, लोगों के पास एक पॉलिटिकल चॉइस हो। तो चाइना की जब हम बात करते हैं, तो चाइना के अंदर हर 5 साल में चुनाव होता है। वहां की जो पार्लियामेंट है, बड़ा अजीब सा नाम है, बोल नहीं पाऊंगा इसलिए बोलूंगा नेशनल पीपल्स कांग्रेस। वहां की जो पार्लियामेंट है उसको कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये आप देख सकते हो। अब इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस, हमारी कांग्रेस पार्टी से मत जोड़ देना। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस उसका नाम है। कांग्रेस बेसिकली क्या होता है? एक टर्म होता है, एक वर्ड होता है इंग्लिश के अंदर एसोसिएशन के लिए या ग्रुप के लिए, है ना। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस वहां की पार्लियामेंट का नाम है, और उस पार्लियामेंट के अंदर 3000 मेंबर्स चुन करके आते हैं। और जब इस नेशनल पीपल कांग्रेस की बात आती है, तो इस नेशनल पीपल कांग्रेस के पास ही ये पावर है कि वो देश का प्रेसिडेंट अपॉइंट करें, इलेक्ट करें। यानी कि आज शी जिनपिंग जो चाइना का
प्रेसिडेंट बना हुआ है वो इस नेशनल पीपल कांग्रेस की वजह से बना हुआ है। इन 3000 मेंबर्स ने उसको अपना प्रेसिडेंट के तौर पर चुना है देश के। अब देखो, आप कहोगे कि वाह क्या बढ़िया हिसाब है, इतना बड़ा देश, 3000 लोग, हमारे यहाँ तो 543 ही हैं, बड़े कम हैं। तो अभी समझते हैं कि हिसाब बढ़िया नहीं है, ये बहुत ही बेकार है। चाइना के अंदर क्या हो रहा है कि हर 5 साल में चुनाव तो हो रहा है, 3000 मेंबर कांग्रेस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जा भी रहे हैं। इनमें से कुछ मेंबर्स आर्मी भी भेज रही है अपने लोगों को। बट जब बात आती है यहां पर 3000 मेंबर्स की, तो सबसे बड़ा कैच क्या है, सबसे बड़ा घपला क्या है कि ये सबके सब मेंबर्स को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से क्या लेना होगा, अप्रूवल लेना होगा। ये पॉलिटिकल पार्टी ही चलेगी बस। यानी कि क्या भैया, भारत की बात करो तो बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, बहुत ऑप्शंस हैं, और गली मोहल्ले के कुछ छुट भैये नेता भी हैं। यानी कि ऑप्शंस बहुत है। चाइना के अंदर सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही है। अब बताओ, कोई चॉइस ही नहीं। भाई चॉइस तो चाहिए ना। आलू का पराठा खाने का मन नहीं कर रहा, पनीर का पराठा ही खिला दो, अगर पराठा ही खिलाना है तो। बाकी छोले भटूरे, चाउमीन, मोमोज, ये सब भी होना चाहिए। तो यहां पर कोई चॉइस ही नहीं है भाई लोगों के पास। सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, दैट इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो क्या कर रही है, अपने कैंडिडेट्स को अप्रूव कर रही है। यानी कि 3000 में जो भी लोग जाएंगे वो कौन होंगे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए होंगे, या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो और छोटी मोटी पार्टियां हैं जो उनको सपोर्ट करती हैं, फेवर करती हैं, उन्हीं के लोगों को इलेक्शंस में कंटेस्ट करने का पावर है, राइट है। अब बताओ, अगर यही काम इंडिया में हो जाए तो हमारे यहां जो छुटभैये नेता हैं गली मोहल्ले के, जो रोज विधायक जी को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं, उनका तो करियर ही खत्म हो जाएगा भैया, कोई स्कोप ही नहीं रहेगा। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज द ओनली ऑप्शन इन चाइना। तो साफ कह रहे हैं कि भैया कोई आलू का पराठा, पनीर का पराठा, छोले भटूरे नहीं मिलेंगे, सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, वोट करना है करो, नहीं करना जाओ, हम देख लेंगे अपने आप। तो चाइना से हम क्या समझते हैं कि चाइना में भले ही हर 5 साल में चुनाव हो रहे हो, बट फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं है वहां पर। व्हाई? बिकॉज पीपल डोंट हैव द चॉइस। अब अगर चॉइस ही नहीं होगी तो फिर इलेक्शंस किस बात के भाई? अगर लोगों के पास अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार ही नहीं है तो इलेक्शंस किस बात के भाई? दिखावा है, नौटंकी है। सो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज द ओनली पार्टी जिसकी हमेशा चाइना के अंदर क्या है, सरकार बनती है। अब बताओ, अपने यहां देखो, भारत के अंदर देखो, 2014 से पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या यूपीए की गवर्नमेंट थी, उससे पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो अपने आप क्या होता रहता है, पार्टीज चेंज होती रहती हैं। अब फिर बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, उम्मीद नहीं थी, मतलब जो हाल था, जो मैंडेट आया। तो कुल मिलाकर के चाइना के अंदर लोगों के पास पॉलिटिकल चॉइस नहीं है, और इस पॉलिटिकल चॉइस ना होने की वजह से हम कह सकते हैं कि चाइना के अंदर जो इलेक्टोरल कंपटीशन है दैट इज नॉट फ्री एंड फेयर। चाइना के अंदर जो इलेक्शंस का प्रोसेस है दैट इज नॉट फ्री एंड फेयर, सिंपल। तो चाइना की जब बात आती है तो चाइना से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि चाइना के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं दे आर नॉट ऑफरिंग पीपल एनी सीरियस चॉइस। कोई आलू का पराठा, छोले भटूरे का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ चाइनीज चाउमीन, मोमोज है, खाना है खाओ, नहीं खाना ना खाओ। मोमोज भी नहीं है, बल्कि सिर्फ नूडल्स दे रहे हैं। यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है और कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है। तो कंक्लूजन में हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि चाइना के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं, बट वो क्या है भैया, फेक है, दिखावा है, नौटंकी है। और साथ ही साथ वहां पर जो लोग हैं वो सिर्फ उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स को या कैंडिडेट्स को चुन पा रहे हैं जिनको रूलिंग पार्टी ही चूज कर रही है। वाह भाई वाह। तो ये था चाइना, और चाइना के अंदर कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं होता वो हमने जाना। अब देखो, सिर्फ एक ही के बारे में बात करेंगे तो ठीक नहीं। एक और कंट्री है मैक्सिको।
कमेंट सेक्शन में बताना मुझे मैक्सिको कहां पड़ता है, ठीक है। मैक्सिको की जब बात आती है तो 1930 में मैक्सिको आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, और हर 6 साल में यानी कि रेगुलर इलेक्शंस भी वहां पर होते रहे वहां का प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए। सो 1930 से लेकर के वहां पर हर 6 साल में रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं ताकि प्रेसिडेंट को चुना जा सके मैक्सिको में। बट यहां पर भी एक घपला हो रहा है, क्या कि यहां पर 2000 तक, अंटिल 2000 तक हम क्या देखते हैं कि जो भी इलेक्शन हो रहे हैं दे आर वन बाय सिर्फ एक सिंगल पार्टी, दैट इज पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। यानी कि क्या भैया कि 1930 से लेकर के 2000 तक रेगुलर इलेक्शंस हुए, प्रेसिडेंट को चुना गया, हर बार लोगों ने ही चुना, कभी डिक्टेटर रूल नहीं आया, कभी आर्मी रूल नहीं आया, बट सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, पीआरआई, वहां पर सरकार में आई। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि अपोजिशन पार्टीज चुनाव लड़ती तो थी, यानी कि पीआरआई के सामने जो और पार्टीज थी वो चुनाव लड़ती तो थी बट कभी जीत नहीं पाती थी। तो क्या इतने निकम्मे थे ये, क्या इतने नाकारा थे ये कि चुनाव ही नहीं जीत पा रहे? तो बात आती है नहीं भैया, यहां पर क्या हो रहा था, चाइना के मैक्सिको के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी थी पीआरआई, दे वर यूजिंग डर्टी ट्रिक्स, ये गलत चीजों का इस्तेमाल कर रही थी चुनाव जीतने के लिए। जैसे कि इन्होंने क्या करा, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको अपने साथ ले लिया कि भैया जो भी मीटिंग होगी उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बिठाया जा रहा है कि तुम हमारा ही साथ दो। साथ ही साथ जितने भी टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल के, वो पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि भैया पीआरआई को ही वोट करो वरना बच्चे को मार्क्स नहीं देंगे एग्जाम में। और वहीं साथ ही साथ जो मीडिया था, जो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर कहा जाता है, वो भी क्या करता था, वो भी अपोजिशन पार्टीज की जो एक्टिविटीज थी उसको पूरी तरीके से इग्नोर करता था, सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन पार्टीज को क्रिटिसाइज करता था। तो बताओ, तो पीआरआई इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी लोगों को डरा के, लोगों को धमका के क्या कर रही थी, डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके चुनाव हर बार जीत रही थी, और मीडिया भी उनका साथ दे रहा था। और काफी बड़े लेवल पर हम क्या देखते हैं कि मैक्सिको के अंदर प्रोटेस्ट भी हुए, लोगों ने आवाज भी उठाई आगे जाकर के कि भैया फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ इलेक्शंस के अंदर। तो मैक्सिको में भी हम क्या देख पा रहे हैं कि रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं, अपोजिशन पार्टीज भी चुनाव लड़ रही हैं, बट क्या है, जो पीआरआई है, रूलिंग पार्टी है, उसने सबको हाईजैक करा हुआ है, पूरे सिस्टम को हाईजैक करा हुआ है। अच्छा, ये चीज ना मुझे कभी कभी जब मैं मीडिया में देखता हूं, न्यूज में देखता हूं, जब हमारे देश के अंदर चुनाव होते हैं तो अक्सर देखने को मिलता है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इलेक्शन कमीशन पर, ईवीएम पर सवाल उठाती हैं, है ना, हमेशा होता है ईवीएम हैक है। अरे भैया, जब जीत जाते हो तो तब ईवीएम हैक क्यों नहीं है? देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, भारत एक ऐसा देश है जहां पर लोगों के पास रियल चॉइस है अपने नेताओं को चुनने की, वोट करने की, एंड आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट। और हमारा जो सिस्टम बना हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है चुनाव कराने के लिए, दैट इज वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल है। तो मैक्सिको के अंदर पीआरआई ही क्या कर रही थी, डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रही थी इलेक्शंस को, चुनाव को जीतने के लिए। और कई बार क्या करा जाता था कि पोलिंग बूथ्स को, पोलिंग बूथ क्या, जहां पर लोग क्या करने आते थे, वोट डालने आते थे, पोलिंग बूथ्स को ही शिफ्ट कर दिया जाता था एक जगह से दूसरी जगह पर लास्ट मिनट में, ताकि लोगों को पता ही ना चल सके कि भैया वोट डालना कहां है, वोट डाल ही ना पाए और पीछे से चोरी चुपके उनके वोट डाल दो। साथ ही साथ पीआरआई क्या करती थी, बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च करती थी लोगों को
पैसा दे रही है वोट वगैरह के लिए, हमारे यहाँ भी कभी कभी हो जाता है ये। तो ये सब चीजें हमें मैक्सिको के अंदर भी देखने को मिली। तो चाइना और मैक्सिको के एग्जाम्पल से हम क्या समझ सकते हैं कि मैक्सिको के अंदर दिख तो रहा है कि लोगों के पास चॉइस है, अपोजिशन पार्टीज वहां पर चुनाव लड़ भी रही हैं, बट इन रियलिटी, इन रियल दे डू नॉट हैव एनी चॉइस। प्रैक्टिस में उनके पास कोई चॉइस नहीं है भैया, सिर्फ दिखावे के लिए लग रहा है कि अपोजिशन पार्टी है, पीआरआई है, चुनाव हो रहा है, बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। इन रियलिटी दे हैड नो चॉइस। क्यों? क्योंकि वहां पर जो रूलिंग पार्टी है उसको हराया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर इलेक्शंस फेयर ही नहीं हो रहे हैं। जो रूलिंग पार्टी है पीआरआई, उसने पूरा का पूरा सिस्टम हाईजैक करा हुआ है। तो जब बात आती है सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर की, दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेटिक नेशन। एक डेमोक्रेटिक नेशन के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं होगा तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। लोगों के विकास के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर रहता है वो रहता है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। भारत के अंदर क्या है? भारत के अंदर 18 साल से ऊपर आप वोट डाल सकते हो। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, अमीर हो गरीब हो, यू हैव दैट वोटिंग राइट। यानी कि भारत के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज हमें देखने को मिलता है। दैट मींस वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। अब कई लोग इसके फेवर में भी रहे, कई इसके अगेंस्ट भी बोलते हैं कि भैया 18 साल तो बहुत छोटी एज है, कम एज है, बट स्टिल 18 इज अ गुड एज, ठीक है भैया। तो जब वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू की हम यहां पर बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी के अंदर हर एडल्ट सिटीजन के पास क्या होना चाहिए? इक्वल वोटिंग पावर होनी चाहिए। और अगर ये इक्वल वोटिंग पावर होगी, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू होगा, तो डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या देखेंगे? हम पॉलिटिकल इक्वालिटी देखेंगे ना। क्या देखेंगे? पॉलिटिकल इक्वालिटी देखेंगे। हमें लगेगा कि भैया डेमोक्रेसी के अंदर क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी है, पॉलिटिकल इक्वालिटी है। बट वहीं अगर दूसरी तरफ आप सऊदी अरब की बात करो, सऊदी अरब के अंदर विमेन्स के पास वोटिंग राइट ही नहीं है। वहीं साथ ही साथ एस्टोनिया की बात करो, एस्टोनिया ने क्या करा था? एस्टोनिया ने कुछ टाइम पहले एक ऐसे रूल्स बना दिए थे जहां पर बोला गया कि जो रशियन माइनॉरिटी पीपल हैं उनको राइट टू वोट में दिक्कत होगी। साथ ही साथ फिजी की अगर हम बात करें तो फिजी कहां पर है बताना जरा कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे। फिजी के अंदर हम क्या देखते हैं कि उन्होंने वहां के जो इंडिजिनस फिजी थे, फिजी के लोग थे, यानी कि जो वहां के नेटिव पीपल थे, उनके बीच में और इंडियन फिजियंस के बीच में, यानी कि जो इंडियंस अंग्रेजों के समय पर वहां गए, अंग्रेज जिन्हें वहां लेकर के गए, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। जो इंडिजिनस फिजी थे, वहां के नेटिव लोग थे, उनको वोट्स में ज्यादा वैल्यू दी गई कंपेयर टू इंडियन फिजियन। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन ही तो है। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू हमें देखने को मिल ही नहीं रहा। सऊदी अरब में महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिए जा रहे, एस्टोनिया माइनॉरिटी पीपल के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, और फिजी अलग ही कहानी पे चल रहा है भैया। तो ये जब हम बात करते हैं वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं होगी, और अगर पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं होगी तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या? तो जब बात आती है यहां पर वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू की, तो हम क्या देखते हैं कि दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। फोर्थ फीचर आता है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स। अब देखिए क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर हम क्या देखते हैं कि वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है और सिटीजन्स के कुछ राइट्स होते हैं। भारत की भी जब बात आती है तो भारत के अंदर हम क्या देखते हैं? संविधान है, उस संविधान ने हमारे को कुछ अधिकार दिए हुए हैं, राइट्स दिए हुए हैं,
विच आर एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स है हमारे। साथ ही साथ जो नेता लोग बैठे हैं उनको भी कुछ पावर्स असाइन करी हुई हैं और उन पावर्स के साथ साथ उन लोगों के लिए कुछ लिमिटेशंस भी सेट करी हुई हैं। यानी कि देयर इज अ क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंश्योर दैट। तो डेमोक्रेसी के अंदर सबसे जरूरी चीज क्या है? रूल ऑफ लॉ का होना बहुत जरूरी है। कानून का शासन होना, कॉन्स्टिट्यूशन का होना, संविधान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक देश चलाना है, कंट्री चलानी है, सो यू नीड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दैट। अगर एक क्रिकेट का गेम है, हॉकी का गेम है, उसमें भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ना, ताकि क्योस ना हो, प्रॉब्लम ना हो, कंफ्लिक्ट ना हो। इसीलिए जब हम देश की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स, रेगुलेशंस आर समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहां पर क्या है कि हम जिम्बाब्वे का एग्जांपल लेकर के समझेंगे। जिम्बाब्वे की जब बात आती है तो 1980 में व्हाइट पीपल से जिम्बाब्वे को, यूरोपियंस से जिम्बाब्वे को क्या मिली? इंडिपेंडेंस मिली। और इस फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जानु पीएफ नाम की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। जैसे जब भारत की बात आती है तो कहा जाता है कि भारत के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, हिंदू महासभा का, इन पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। वैसे ही जब बात आती है जिम्बाब्वे की तो वहां पर जानु पीएफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो जब बात आती है जिम्बाब्वे की तो जिम्बाब्वे के अंदर लीडर थे जिनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। जैसे ही देश आजाद हुआ, रॉबर्ट मुगाबे 1980 से, ये भाई साहब देखो क्या लग रहे हैं ना, एकदम क्रिकेट प्लेयर टाइप, क्रिस गेल वाली वाइब आ रही है भाई साहब को देख करके। तो रॉबर्ट मुगाबे वहां के लीडर इलेक्ट हुए जब 1980 में, जब आजादी मिली तब से लेकर। और रॉबर्ट मुगाबे एक बहुत ही पॉपुलर लीडर थे। जिम्बाब्वे के अंदर इलेक्शंस रेगुलरली होते थे, बट हमेशा जानु पीएफ जो पॉलिटिकल पार्टी थी रॉबर्ट मुगाबे की, वही चुनाव जीतती थी। तो हम लोग यहां पर क्या देखते हैं कि जिम्बाब्वे के अंदर मुगाबे भाई साहब पॉपुलर तो बहुत थे, बट उन्होंने काफी ज्यादा गलत, अनफेयर प्रैक्टिसेस भी करी इलेक्शंस में। जैसे कि उन्होंने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस करे, अपनी पावर्स को इंक्रीज कर लिया, प्रेसिडेंट की पावर्स को, बट अकाउंटेबल कम कर दिया। यानी कि पावर्स तो ज्यादा ले रहे हैं बट अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है। देखो एक कहावत है कि विद मोर पावर्स मोर अकाउंटेबिलिटी कम्स। अगर कल को आप कहीं के आईएएस ऑफिसर बनोगे, आईपीएस ऑफिसर बनोगे, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। आप जिला अधिकारी हो। जिला अधिकारी का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट की, जिला की आपके पास क्या है भैया? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राजा हो आप वहां के, काइंड ऑफ यू नीड टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो रॉबर्ट मुगाबे भाई साहब ने कहा कि मैं प्रेसिडेंट हूं, पावर्स मुझे दे दो, बट मेरी कोई जवाबदेही नहीं है लोगों के प्रति। आई एम नॉट अकाउंटेबल टुवर्ड्स द पीपल। तो रॉबर्ट मुगाबे ने कई बार संविधान के अंदर चेंजेस करे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस करे, अपनी पावर्स को वो लगातार बढ़ाते रहे, बट अपनी अकाउंटेबिलिटी को लगातार कम करते रहे। साथ ही साथ इन्होंने क्या करा? इन्होंने जो अपोजिशन पार्टीज थी उनकी मीटिंग्स को डिसरप्ट करना शुरू कर दिया, उन लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, वर्कर्स को हरास करना शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया, जेल में डालना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह को इलीगल कर दिया गया कि अगर कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा तो दैट विल बी इलीगल। अब बताओ, इतना पॉपुलर लीडर जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा हो, वही लोगों से क्या कर रहा है? उसकी आजादी, उसकी फ्रीडम, लोगों की फ्रीडम छीन रहा है, लोगों से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन रहा है। तो रॉबर्ट मुगाबे ने काफी ज्यादा क्या करी? अनफेयर प्रैक्टिसेस करी। साथ ही साथ हद तो तब हो गई कि भाई साहब एक कानून ही ले आए कि आम जनता, लोग प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट की बुराई नहीं कर सकते। अब बताओ कैसी बात हो रही है ये? लोगों से उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन पूरी तरीके से यहां पर छीना जा रहा है।
साथ ही साथ ये सब काम तो इन्होंने करे, उसके अलावा क्या करा, टेलीविजन रेडियो पर क्या आएगा वो भी गवर्नमेंट पूरी तरीके से कंट्रोल करेगी। यानी कि जो जानू पीएफ चाहेगी वही टीवी पर रेडियो पर आएगा। यानी कि एक तरीके से जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम है वो पूरी तरीके से छीन ली गई। फ्रीडम ऑफ मीडिया जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर ली गई कि जो सरकार चाहेगी, जो जानू पीएफ पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी वही होगा भैया। इन्होंने कहा वही छपेगा, वही टीवी पर आएगा, रेडियो पर आएगा। साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर्स थे जो सरकार के खिलाफ कुछ लिख देते थे, जिनके अंदर हिम्मत थी, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट थे जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते थे, उन लोगों को भी क्या करा गया, अरेस्ट करा गया। उन लोगों को भी क्या करा गया, जेल में डाल दिया गया फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो एक इतना बड़ा पॉपुलर लीडर जिसने देश की आजादी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, देश का प्रेसिडेंट बना रहा, बट उसने भी ये गलत तरीकों से क्या करा, जिम्बाब्वे के अंदर रूल करा। और जिम्बाब्वे की अगर आप हालत देखो तो बहुत बुरी हालत है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कोर्ट के जजमेंट्स तक को इग्नोर कर दिया। क्या हुआ कि लोग कोर्ट पहुंचे कि भैया राजा तो सुन नहीं रहा, प्रेसिडेंट तो सुन नहीं रहा, तो जज साहब आप ही हमारी सुन लो। तो जज ने कहा बात तो ठीक है, राजा गलत कर रहा है, प्रेसिडेंट गलत कर रहा है। तो जो कोर्ट के जजमेंट्स आए इन भाई साहब ने उनको भी इग्नोर कर दिया। यहां तक कि जजेस को भी प्रेशराइज करना शुरू कर दिया गया। बट फाइनली जाकर के 2017 में जब जिम्बाब्वे की कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हुई, और ये भी बुजुर्ग हो गए थे भाई साहब, 1980 से लेकर के 2017 तक रूल कर रहे हैं, इन्होंने भी कहा कि चलो बस ठीक है। अब तब जाकर के ये ऑफिस से बाहर आए। और आज भी जिम्बाब्वे के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आजादी के बाद आपका देश कौन संभाल रहा है। काफी सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं अफ्रीका के अंदर, हमारे नेबरहुड में भी काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं कि देश आजाद तो हुआ बट आजादी के बाद जो लीडरशिप थी दे वर नॉट कैपेबल टू हैंडल द सिचुएशन। सो इंडिया इज वेरी फॉर्चुनेट कि जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम पर भारत के अंदर ऐसे नेता थे जो भारत को संभाल सकते थे और भारत के लोगों ने उनको पावर दी। चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, डॉक्टर BR अंबेडकर हो, जवाहरलाल नेहरू हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, इन सब लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा भारत को बनाने में। जो भारत आज आप देखते हो वो इन सब लीडर्स का एक विजन है। और आगे भी भारत को ऐसे ही नेता मिलते रहे, चाहे इंदिरा गांधी जी रही हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्समैन ऑफ ऑल टाइम्स, या आज मोदी जी ही क्यों ना हो, उनसे पहले मनमोहन सिंह जी ही क्यों ना हो। एवरीबडी वांट्स दिस कंट्री टू प्रोग्रेस। चलिए ज्यादा इस पर आते हैं टॉपिक पर। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो चुनी हुई सरकार है वही भैया लोगों के खिलाफ जा रही है। जिम्बाब्वे में हमें एक क्लियर क्या चीज देखने को मिलती है, वो ये देखने को मिलती है कि जो पॉपुलर रूलर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो लोगों में बहुत पॉपुलर हैं, वो भी क्या है, डेमोक्रेसी के दुश्मन बन जाते हैं। तो हम यहां पर ये देख रहे हैं कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स हैं वो अनडेमोक्रेटिक काम कर रही हैं, पॉपुलर लीडर्स ऑटोक्रेटिक बन गए। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या, निरंकुश, जो मन चाहा वो कर दिया भैया, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स हमें यहां पर देखने को मिली किधर, जिम्बाब्वे के अंदर। तो कुल मिलाकर के जब बात आती है जिम्बाब्वे की, तो आपको यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डेमोक्रेसी के अंदर एक रूल ऑफ लॉ का होना, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में आम जनता को अधिकार नहीं मिलेंगे, राइट्स नहीं मिलेंगे, तो कहां मिलेंगे भैया, है ना। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स। तो जब बात आती है अभी तक डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट फीचर्स की, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर जो हम लोगों ने डेमोक्रेसी का पढ़ा, दैट वाज, एक मिनट लिख लेते हैं भैया। सो द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी वाज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस।
तो डेमोक्रेसी के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शंस का होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर हमने चाइना और मैक्सिको का एग्जांपल लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो किसके पास है, डिसीजन मेकिंग पावर इज विद इलेक्टेड लीडर्स। इलेक्टेड लीडर्स, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो इलेक्टेड लीडर्स के पास होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। वो एग्जांपल हमने पाकिस्तान के थ्रू समझा कि कैसे वहां पर जो सरकार बनी उसने इलेक्टेड लीडर्स को ही साइडलाइन कर दिया और खुद डिसीजन लेने लग गए। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा कि इन डेमोक्रेसी वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल इक्वालिटी का होना क्या है भैया, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हम लोगों ने थर्ड फीचर देखा। और हमने यहां पर सऊदी अरब की बात करी जहां पर महिलाओं के पास वोटिंग राइट्स नहीं है। एस्टोनिया का एग्जांपल हमने लिया कि कैसे एस्टोनिया के अंदर माइनॉरिटी रशियन पीपल के साथ वोटिंग राइट्स देने में दिक्कत करी गई। और साथ ही साथ हम लोगों ने फिजी का एग्जांपल से समझा कि कैसे इंडिजिनस फिजी के जो वोटिंग राइट्स थे, वोटिंग वैल्यू थी, वो ज्यादा थी कंपेयर टू इंडियन फिजीज। और फोर्थ लास्ट में हम लोगों ने देखा कि भैया रूल ऑफ लॉ का होना क्या है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स बहुत जरूरी है। तो लोगों के पास अधिकार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पर हमने जिम्बाब्वे के थ्रू समझने की कोशिश करी कि कैसे पॉपुलर लीडर्स, पॉपुलर गवर्नमेंट्स भी अनडेमोक्रेटिक और साथ ही साथ अनपॉपुलर हो सकते हैं, ऑटोक्रेटिक बन सकते हैं। तो ये चार फीचर्स हम लोगों ने पढ़े, किसके, लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के। किसके पढ़े बच्चा, डेमोक्रेसी के पढ़े। तो एक बार इसको नजर डाल लो आप, इस पर देख लो, हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू डिटेल के साथ इनको कवर करा, इनको समझा। अब आगे की तरफ चलेंगे और डिस्कस करेंगे कि वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो समझ लिए भैया कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल। क्या फीचर्स होते हैं वो भी हमने देख लिए। अब बात करेंगे कि डेमोक्रेसी ही क्यों, उस पर चलेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। देखो, इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि भैया क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है डेमोक्रेसी के। अब देखो, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, उनकी लोगों के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। डेमोक्रेसी की खास बात ही क्या है कि दिस गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या कुछ है, हम उसको थोड़ा सा देखते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस आपने जीत लिए, सरकार आपकी बन गई। अब इसके बाद क्या, इसके बाद ये कि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं लोगों के प्रति, आम जनता के प्रति। तो वो क्या है, सबसे पहले है इट हैज टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, यानी कि जो संविधान के अंदर रूल ऑफ लॉ जो दिया हुआ है, जो प्रोविजंस दिए गए हैं, उसको सरकार को मानना होगा, उनको फॉलो करना होगा। साथ ही साथ इट हैज टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको कुछ गारंटीज देनी होगी। जैसे अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत के अंदर अगर आप देखो तो सबका साथ सबका विकास की बात करी गई है। आपके पास रिलीजियस फ्रीडम है, अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का अधिकार है। इसके अलावा जब बात आती है डिसीजंस की, तो डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डिसीजंस के लिए कंसल्टेशंस वगैरह होते हैं। तो आप देख ही रहे हो, भारत में अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो ऐसे ही डिसीजन नहीं लिया गया कि मोदी जी सुबह उठे कि अच्छा चलो ये काम कर लेते हैं। नहीं भैया, उनके माइंड में अगर कोई चीज आएगी तो वो पहले कैबिनेट के साथ डिस्कस होगा, फिर उस पर अगर कानून बनाना है तो उस पर चर्चा होगी, फिर उसको पार्लियामेंट के सामने लाया जाएगा, वो पहले लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो कंसल्टेशंस बहुत होते हैं, डिबेट्स बहुत होती हैं, डिस्कशंस बहुत होती हैं। देखा ही होगा पार्लियामेंट कभी आपने, कहीं से अपना टेबल को पीटते रहते हैं वहां लोग। इसके अलावा जब बात आती है यहां पर डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी के अंदर चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आइदर यू आर द पार्ट ऑफ जुडिशरी, आइदर यू आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव और यू आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, आपके पास कुछ राइट्स भी हैं और
रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जो आपको भारत के संविधान ने क्या करी हैं, असाइन करी हैं। इसके अलावा यहां पर अगर हम देखते हैं तो ऑल दीज पीपल आर अकाउंटेबल टुवर्ड्स द पीपल, और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स को भी। अगर आप यहां पर देखो तो भारत के अंदर एक सेपरेशन ऑफ पावर आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम आगे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर के अंदर और डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि कैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी एक दूसरे में बैलेंस बना करके चल रही हैं। किसी को भी अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं करने दिया जा रहा है, एक प्रॉपर बैलेंस है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ये सब चीजें हमें यहां पर क्या है, देखने को मिलती हैं। अब जब बात आती है कि भैया वाई डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी ही क्यों और कुछ क्यों नहीं, तो थोड़ा उस पर चर्चा डालते हैं, उस पर नजर डालते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, देखो अगर किसी की अच्छाइयां पढ़नी हो ना, सबसे पहले उसकी बुराइयां देखो। अगर पहले बुराइयां देख लोगे तो अच्छाइयां ज्यादा दिखेंगी, फिर ऐसे ही है ना। तो सबसे पहले हम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी देखेंगे, समझेंगे कि भैया डेमोक्रेसी के खिलाफ, डेमोक्रेसी में क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम डेमोक्रेसी के अंदर है कि लीडर्स कीप्स ऑन चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, जिससे इंस्टेबिलिटी आती है। चलो ठीक है, यानी कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, फिर मनमोहन सिंह जी आए, फिर नरेंद्र मोदी जी आए, अब आगे पता नहीं कौन आएगा। तो लीडर्स जो है दे कीप ऑन चेंजिंग, जिस वजह से एक इंस्टेबिलिटी बनती है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा ये आता है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। कि डेमोक्रेसी के अंदर अब सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन ही रह गया है, पावर प्ले ही रह गया है। जिसके पास ज्यादा पैसा, जिसके पास ज्यादा पावर, वही क्या है, चुनाव जीत सकता है, लड़ सकता है। बात तो ठीक है, बट इसके अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी देखेंगे। फिर तीसरा फीचर यहां पर आ जाता है हमारा कि सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेटेड इन डेमोक्रेसी विच लीड्स टू डिले। कि भैया बहुत मीटिंग होती है, बहुत डिबेट, बहुत डिस्कशन होते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि डिसीजंस में डिले हो जाता है। सो ये तीन मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं डेमोक्रेसी के खिलाफ, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। इसके अलावा हम यहां पर ये देखते हैं कि दैट इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। कि जो नेता लोग हैं उनको लोगों के इंटरेस्ट में क्या रहेगा उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, या वो ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिस वजह से कई बार बैड डिसीजंस भी हमें डेमोक्रेसी के अंदर देखने को मिलते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डेमोक्रेसी के अंदर उठाया जाता है दैट इज करप्शन। कि ये जो इलेक्टोरल कंपटीशन हो रहा है, चुनाव में इतना पैसा खर्च हो रहा है, उससे करप्शन भी होता है। देखो ये तो बात सच है कहीं ना कहीं। आप खुद देखो कि अगर कोई नेता चुनाव लड़ने के लिए 5 से 10 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, तो चुनाव के बाद वो क्या करेगा, वसूलेगा ना भाई, वसूली भाई बनेगा वो। फिर 5% चाहिए, 10% चाहिए। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन की प्रॉब्लम तो है, बट क्या बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के में करप्शन नहीं है? तो बिल्कुल है जी, आएंगे उस पर चर्चा करेंगे। सो ऑल दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कि ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। कि भैया आम आदमी बड़ा भावुक है। 5 साल नेताजी गायब रहे, 4 साल नेताजी गायब रहे, चुनाव वाले साल आके खड़े हो गए कि अरे भैया, अरे अंकल, अरे दीदी, अरे बहन जी, हम तो आपके ही भाई हैं, हमको वोट करिएगा। यही होता है डेमोक्रेसी के अंदर, यही तो होता है। नेताजी को इलेक्शन से 6 महीने पहले लोगों की याद आती है, साल भर पहले लोगों की याद आती है, और उस टाइम पर नेताजी सबके मौसा बन जाते हैं, चाचा बन जाते हैं, भैया बन जाते हैं, बेटा बन जाते हैं, उसके बाद गायब। तो आम जनता, जहां पे सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट क्या है कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं भावुक हो जाते हैं बेचारे, इनको अपने भले के बारे में नहीं पता। सो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। बट अगर हम यहां पर समझें कि डेमोक्रेसी जरूरी क्यों है, तो उस पर भी नजर डालेंगे। तो देखो क्या है कि हम लोगों ने कहा कि भाई डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि सरकार की एक जवाबदेही है लोगों के प्रति। अब चलो नेता आकर के हाथ जोड़ तो रहा है ना, राजा तो वो भी नहीं करेगा।
सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि अगर हम चाइना का एग्जांपल लें तो यहां पे हम समझेंगे चाइना में 1958 से लेकर के 1961 के अंदर फेमाइन रही। फेमाइन मींस सूखा पड़ गया, फूड शॉर्टेज हो गई, और इस वजह से क्या हुआ कि चाइना के अंदर 3 करोड़ लोग मारे गए भूख से, हंगर से, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं सब शामिल थे। तो ये जो फेमाइन हमें यहां पर देखने को मिला, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट ने फूड स्कैर्सिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया। खाने की कमी हो रही है, क्या हो रहा है कि भैया मर रहे हैं, मरने दो। बट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चाइना के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी सिस्टम था, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी थी। अगर यही चाइना के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम होता, भारत जैसा सिस्टम होता जहां पर अपोजिशन पार्टीज या मीडिया, प्रेस क्रिटिसाइज कर रही है गवर्नमेंट को, तो भैया मार देते पकड़ के, खून के आंसू रुला देते चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को। हमारे यहां देखो कोविड के समय पर क्या हुआ, गवर्नमेंट लोगों को फ्री राशन दे रही है, फ्री वैक्सीन दे रही है, उसके बाद भी क्या था, अपोजिशन पार्टीज टांग खींचने में लगी हुई थी, क्रिटिसाइज करने में लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी बहुत जरूरी है फॉर द बेटर गवर्नेंस। तभी अकाउंटेबिलिटी बनेगी ना, तभी जवाबदेही बनेगी। तो जब बात आती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि भैया अकाउंटेबिलिटी है वहां पर। और चाइना से हम समझ सकते हैं 3 करोड़ लोग मारे गए और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ नहीं करा। और वहीं अगर वहां पर अपोजिशन पार्टीज होती, प्रेस, मीडिया होता, फ्री होता, तो वो क्रिटिसाइज करता चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को। इसके अलावा जो आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम यहां पर देखें तो डेमोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की नीड्स को समझता है, रिस्पॉन्ड करता है लोगों की जरूरतें क्या है उस पर। और जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को हम देखते हैं तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के विशेस के हिसाब से काम करता है। जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो लोगों की नीड्स, लोगों की डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए काम करती है। और साथ ही साथ जो यहां पर रूलर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनको लोगों की नीड्स का ध्यान भी रखना पड़ेगा, फुलफिल भी करना पड़ेगा। अगर लोगों को लगता है कि भैया हमारे यहां पर पानी साफ नहीं आ रहा, सड़क टूटी पड़ी है, तो उसके लिए नेताजी रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भैया शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही तो नेताजी को कह दिया। एक कुछ दिन पहले की बात है, नितिन गडकरी जी का, मैं या पता नहीं कौन से नेता थे, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वो बोले, उनसे पूछा रिपोर्टर ने कि कभी ऐसा भी होता है क्या कि लोग कुछ भी अब चॉइस आपके पास लेकर के आ जाते हैं, फरमाइश कि ये कर दो। तो बोले हाँ, एक बार क्या हुआ कि मैं किसी मीटिंग में गया तो वहां पर एक बंदा मेरे पास आ गया, कह रहा नेताजी मुझे जो है लड़की नहीं मिल रही है शादी के लिए। तो अब बताओ, अब नेताजी लड़कियां ढूंढेंगे, मैरिज ब्यूरो खोल लेंगे? तो जो लोगों की जेन्युइन नीड्स हैं, जेन्युइन डिमांड्स हैं, उनको कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के अंदर फुलफिल करा जाता है। एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूलर्स, जो लीडर्स हैं। ये जो रूलर शब्द आ रहा है ना यहां पे बार बार, ये आपके लीडर्स के बारे में है, आपके नेताओं के बारे में है। तो डेमोक्रेसी इज अ अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट रहता है, दैट इज डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब देखो, पहले हमने क्या पढ़ा था आर्ग्यूमेंट्स में, हमने कहा कि डेमोक्रेसी के अंदर कंसल्टेशंस बहुत होते हैं तो डिसीजन मेकिंग डिले हो जाता है। बट यहां ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। कैसे? डेमोक्रेसी के अंदर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बेटर डिसीजंस लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो ये कंसल्टेशंस होते हैं, ये जो डिस्कशंस होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी जी दिन में अगर 15 मीटिंग कर रहे हैं, 20 मीटिंग कर रहे हैं, तो इन मीटिंग्स के अंदर जो विजन है गवर्नमेंट का, सबका साथ सबका विकास का, उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जाता है। यानी कि जो भी डिबेट्स होंगे, जो भी डिस्कशन होंगे, उस पर समाज के हर एक तबके का, हर एक सेक्शन का, सेगमेंट का ध्यान रखा जाएगा कि ये जो डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है, इसका किसी एक को ज्यादा एडवांटेज ना हो और किसी को नुकसान ना हो। तो ये जो टाइम लिया जा रहा है, ये क्वालिटी डिसीजन मेकिंग को इंश्योर करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली,
जो यहां पर जितने भी डिसीजन हमारे देश के अंदर लिए जाते हैं, ये डिबेट्स, डिस्कशन, कंसल्टेशन के बाद ही लिए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे कहीं ना कहीं इररिस्पॉन्सिबल और रैश डिसीजन की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं, वो कम हो जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट सोच समझ के कोई डिसीजन लेगी तो उससे कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, और लॉन्ग टर्म में आम जनता को ही क्या होगा, उसका फायदा होगा। तो देर आए दुरुस्त आए, कहावत है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर यहां पर हो जाता है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर अगर आप भारत का ही एग्जांपल लें, आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर कंट्री देन इंडिया जहां पर डेमोक्रेसी इतने बेटर तरीके से चलती है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर हद से ज्यादा सोशल डाइवर्सिटी है। अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अलग अलग रिलीजन फॉलो करने वाले लोग, अलग अलग कास्ट से आने वाले लोगों के अपने अलग अलग डिफरेंसेस हैं, ओपिनियंस हैं, इंटरेस्ट है। खुद सोचो, अगर हम अपने घर का एग्जांपल ले, घर में अगर मम्मी पापा, 2 भाई बहन हैं, दादा दादी हैं, 6 लोगों का परिवार है, छोटा परिवार, उसके अंदर भी हम क्या देखते हैं, दादाजी की कुछ कहानी रहती है कि नहीं भैया हमको तो खाने में खिचड़ी खानी है, दादी जी की कुछ फरमाइश रहती है, आपकी कुछ रहती है, आपकी सिस्टर की कुछ रहती है, आपकी भाई की कुछ रहती है, मम्मी पापा का अलग ही चल रहा है। और जब बात आती है 145 करोड़ की पॉपुलेशन की, जहां पर अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट से आने वाले लोग हैं, तो भैया उनके तो ओपिनियंस और इंटरेस्ट अलग होंगे ही। तो डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ी चीज हमें क्या देखने को मिलती है कि यहां पर जो कन्फ्लिक्ट है, जो डिफरेंसेस है, उनको हम सॉल्व करते हैं। कैसे? जो ये इतनी ज्यादा वास्ट डाइवर्सिटी है, इसके अंदर कोई क्लैश ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर हावी ना हो जाए, उसको हम बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बैलेंस करते हैं। और यहां पर हमने क्या करा है, यहां पर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमने इसको सॉल्व करा। देखो, अगर चाहे हम तो इस प्रॉब्लम को, इस कन्फ्लिक्ट को हम ब्रूटल पावर के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे श्रीलंका ने करा। बट क्या हुआ था, श्रीलंका के अंदर भी यही काम हुआ। श्रीलंका ने भी वहां पर अपने लोगों को साइड करा, डाइवर्सिटी को ध्यान में नहीं दिया। आप क्लास 10th में इसको पढ़ोगे तो वहां पर सिविल वॉर हो गया। तो ब्रूटल पावर के थ्रू भी कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व किया जाता है। जिस ग्रुप के पास ज्यादा पावर है वो कोशिश कर सकता है कि माइनॉरिटीज को दबा दे, बट उससे क्या होगा, उससे देश के अंदर रिसेंटमेंट, अनहैप्पीनेस ही फैलेगी, सिविल वॉर जैसी, सिविल स्ट्राइफ जैसी सिचुएशन ही पैदा होगी। तो यहां पर डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, इक्वल चांसेस के थ्रू हम क्या देखते हैं कि प्रॉब्लम्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करा जा रहा है। यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता और कोई भी परमानेंट लूजर नहीं होता। देयर आर चांसेस। अब देखो, अगर हम 2024 के इलेक्शंस को ही समझें तो कहां बीजेपी के पास 2019 में फुल मेजॉरिटी थी, इस बार कहां बीजेपी के पास कितनी कम सीटें आई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 2019 में कुछ भी सीटें नहीं थी और इस बार उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म करा, अपोजिशन ने काफी अच्छा परफॉर्म करा कंपैरेटिवली। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी परमानेंट विनर नहीं है और कोई भी परमानेंट लूजर नहीं है। एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग ग्रुप्स एक दूसरे के साथ पीसफुली, शांति के साथ रह सकते हैं। और अगर हम भारत से ही ये देखें, पूरे विश्व को बल्कि हमसे ये सीखना चाहिए कि कैसे देश को साथ लेकर के रखा जाता है, चला जाता है। आपको जान करके हैरानी होगी, जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटेन के या कहें यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ये चर्चा का विषय था। उनका यह मानना था कि भारत एक देश रह ही नहीं पाएगा, ये तो टूट जाएगा। बट हम लोगों ने वो करके दिखाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लीडर्स की वजह से ये पॉसिबल हो पाया और इस देश की जनता की वजह से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, हमारे भाईचारा की वजह से पॉसिबल हो पाया, वरना वो तो प्लानिंग करके बैठे थे। तो कुल मिलाकर के डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या देखते हैं,
कि देयर इज नो परमानेंट विनर एंड देयर इज नो परमानेंट लूजर। डेमोक्रेसी के अंदर बेटर डिसीजन मेकिंग से, इक्वल रिप्रेजेंटेशन से, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से सबका साथ, सबका विकास इंश्योर करा जाता है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के लिए, वो है डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर आम जन के पास, एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल के पास क्या है, एक डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है। कैसे? तो देखो क्या है कि डेमोक्रेसी इज बेसिकली बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड है। आपके पास वोटिंग राइट है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू हमें देखने को मिलती है। तो चाहे कोई पुअर हो, चाहे कोई कम पढ़ा लिखा हो, हर किसी के पास क्या है, सेम वोटिंग राइट है जो एक रिच और एडुकेटेड के पास है। साथ ही साथ जब बात आती है डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी के अंदर पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स। यानी कि हम राजा की नहीं सुनेंगे, हम अपने लीडर की नहीं सुनेंगे, लीडर को हमारी सुननी होगी। एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। एंड अगर कोई मिस्टेक हो जाती है नेताजी से, तो हम क्या है, नेताजी को रिस्पॉन्सिबल भी ठहरा सकते हैं। अगर नेताजी ढंग से काम नहीं कर रहे तो हटा भी सकते हैं। यानी कि डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरत बात, सबसे खास बात क्या है कि अगर हमसे कोई खराब नेता चुन लिया गया है तो हटा देंगे भैया 5 साल के बाद। 5 साल का पीरियड है हमारे पास कि अगर ठीक से काम नहीं कर रहे तो हटा दो, दूसरी गवर्नमेंट ले आओ। सो डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। इन अ डेमोक्रेसी मिस्टेक्स जो हैं वो आप छुपा करके नहीं रख सकते, हिडन नहीं रख सकते। एंड देयर इज ऑलवेज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन एंड अ रूम फॉर करेक्शन। यानी कि अगर कोई गलती हो रही है देश के अंदर, अगर सरकार से कुछ गलत डिसीजन लिया गया है, किसी मिनिस्टर से, किसी नेता से कोई गलत डिसीजन लिया गया है, तो उसको आप हटा भी सकते हो। तो रूलर्स के पास, जो हमारे नेता है, उनके पास एक ही चॉइस है, या तो जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन को बदल दो, वरना आप खुद बदले जाओगे। तो आप देखो 2024 में जो चुनाव हुए, इन चुनाव के अंदर हम क्या देखते हैं कि काफी सारे सिटिंग मिनिस्टर्स चुनाव हार गए। बड़े बड़े मिनिस्टर्स अपना चुनाव हार गए, जिसमें स्मृति ईरानी जी शामिल हैं, और केरल से आने वाले राजशेखर, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, थोड़ा कंफ्यूज हूं, वो हार गए चुनाव। बड़े बड़े नेता अपना चुनाव हार गए, मिनिस्टर्स अपना चुनाव हार गए। तो अपने आप में दिखाता है कि डेमोक्रेसी के अंदर आम जनता के पास कितनी ज्यादा पावर है। तो दीज वर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी जो हमने देखा। तो अभी तक इस चैप्टर में हम क्या पढ़ चुके? अभी तक इस चैप्टर के अंदर हम व्हाट इज डेमोक्रेसी पढ़ चुके, डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स होते हैं वो देख चुके। चाइना, पाकिस्तान, मेक्सिको, जिम्बाब्वे, सऊदी अरब, एस्टोनिया, फिजी, इन सब कंट्रीज का एग्जाम्पल लेकर के हम ये समझ चुके कि भैया डेमोक्रेसी में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, इन लोगों ने क्या क्या गलतियां करी वो हम देख चुके। उसके बाद हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी देखा कि भैया डेमोक्रेसी में क्या क्या कमियां हैं वो हमने समझी। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी हमने समझा कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, क्या अच्छाइयां हैं डेमोक्रेसी की, वो हमने देखी। यहां से अक्सर क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर की, दैट इज ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहना चाहता है, उस पर ध्यान से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां से अक्सर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आज के समय में जो डेमोक्रेसी हम देख रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यानी कि क्या हो रहा है कि मॉडर्न टाइम्स में जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आप देख रहे हो, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर क्या हो रहा है, इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दे आर इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या कि जो जनता है, आम जनता, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर रही है, वो अपने लीडर्स को इलेक्ट कर रही है। यानी कि लोगों ने क्या करा, लोगों ने डिसीजन लेने के लिए
अपने नेताओं को चुन लिया, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लिया कि भैया हम नहीं, हमारी बात ये रखेंगे, ये कहेंगे भाई साहब। सो मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर वी सी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। बट ऐसा हो क्यों रहा है? वाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज में हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देख रहे हैं? वाई मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वांट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, या मेजॉरिटी पीपल रूल में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का रोल क्या है? देखो, सबसे पहला पॉइंट यहां पर यह आ जाता है कि जब हम आज के समय पॉपुलेशंस को देखें तो भारत का एग्जांपल लो, 145 करोड़। मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पीपल है, और इतने सारे लोगों को साथ लेकर के चलना, बैठाना, डिसीजन लेना इज समथिंग वेरी इंपॉसिबल। खुद सोचो, भारत के अंदर क्या पॉसिबल है कि 145 करोड़ लोगों को साथ बैठा ले, डिसीजन ले लें? अगर हमारी फैमिली में छोटा मोटा फंक्शन भी होता है तो कभी फूफा जी नाराज हो गए, कभी मामा जी नाराज हो गए, तो कभी बुआ नाराज होकर के बैठ जाती हैं। ऐसे ही होता है ना। अब खुद सोचो, 145 करोड़ देश में सबको साथ लेके चलना, सबका एक तरीके से बात माननी कितना मुश्किल है। और हर किसी को डिसीजन में पार्टिसिपेट ही नहीं करना, कह रहा है भैया मैं तो ठीक हूं, ले लो डिसीजन जो लेना है आपने। तो इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत है जो हमारे लिए क्या करें, एक कलेक्टिव डिसीजन लें। बिकॉज इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल टू make a large number of people sit together and take decision. And most importantly, बिठा भी दोगे भाई साहब तो लोगों के पास ना समय है, ना लोगों के पास इच्छा है, ना लोगों के पास स्किल है इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की। पूछो एक आम आदमी से कि भैया पाकिस्तान का क्या करना है, वो कहेगा बम गिरा दो जी उसके ऊपर, खत्म करो पाकिस्तान का, कहानी, चैप्टर क्लोज। बट इट इज नॉट दैट इजी, है ना। तो कुल मिलाकर के जब बात आती है मॉडर्न डेमोक्रेसीज की, तो इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर ऑल द पीपल, फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू सिट टुगेदर। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 145 करोड़ लोगों ने क्या करा, पार्लियामेंट के अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन करके भेजा। तो लोकसभा के अंदर हम लोगों ने 543 मेंबर्स को चुन करके भेजा, और वहीं राज्यसभा के अंदर वी हैव 245 मेंबर्स जो क्या करेंगे, हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेंगे, इस देश को चलाएंगे। तो सोचो, 543 लोग इतना लड़ते हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, अगर 145 करोड़ लोगों को बिठा देते और करते तो फिर तो भैया हो जाता फैसला, नहीं होगा ना। तो इसीलिए डेमोक्रेसी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आम जनता के पास ना समय है, ना इच्छा है, ना स्किल है डिसीजन लेने की। तो आम जनता क्या करे, आम जनता यह कर सकती है कि वो अपना एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव चुन करके भेज सकती है जो उसके लिए एक डिसीजन लेगा। तो अपने रिलीजन को, अपनी कास्ट को, अपने हर चीज को साइड में रखते हुए, देश को आगे रखते हुए हमें एक ऐसा नेता चुनना चाहिए जो देश के बारे में सोचे, देश के लिए डिसीजन ले, और आपके बारे में सोचे, आपकी लोकेलिटी के बारे में सोचे, कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के चले, देश को लेकर के चले, जो सबका साथ, सबके विकास पर ध्यान दे। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल वोटर हम क्या कर सकते हैं, हम अच्छे नेताओं को चुन सकते हैं। वही सबसे बड़ा हमारे लिए क्या है, एक कॉज होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक एम होना चाहिए, और तभी हमारा देश तरक्की करेगा, विकास करेगा और तेजी के साथ डेवलप होगा। तो ये था आपका चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले बिगिनिंग में व्हाट इज डेमोक्रेसी समझा, डेमोक्रेसी के फीचर्स देखे, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एंड आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी हमने पढ़ा, और लास्ट में ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हमने समझा। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यू फाउंड दिस सेशन इंटरेस्टिंग, आप लोगों को मजा आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे एवरीवन। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना ही अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस शेयर कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जो भी बीच बीच में मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे उनका आंसर जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेक श्योर टू ज्वाइन इट, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।